हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पैंथर एकेडमी। दोस्तों, पैंथर एकेडमी में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं, जिसका कि नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब आपको इस चैप्टर का नाम देख के काफ़ी भारी भरकम सा नाम है इसका, तो ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, लेकिन हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग निकल के आता है। हर एक वर्ड का एक कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जैसे यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ हम बात कर ले, लिखा गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। इक्वेशन समझ लिए, लीनियर क्या होता है, लीनियर का क्या मतलब होता है, वेरिएबल क्या होता है, उसको भी हम एक एक करके समझेंगे। टू का मतलब तो हम समझते ही हैं, और पेयर का मतलब भी हम जानते हैं, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हम रूबरू हो चुके हैं वेरिएबल्स क्या होता है और लीनियर क्या होता है। ठीक है, और बाकी चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर्स को। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, इसमें जो है हम वेरिएबल्स और लीनियर के बारे में जानते हैं, तो यही से स्टार्ट करते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें पॉलिनोमियल में, हमने देखा वेरिएबल्स को। किसको देखा भाई? वेरिएबल्स को। पॉलिनोमियल में हमने वेरिएबल्स को देखा। वेरिएबल को अपन हिंदी में बोलते हैं चर, है ना। दोनों लेके चलेंगे हम। चर, चर आपके क्या क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये आपके होते हैं एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी एक्स वाई जेड etc। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सभी आपके वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम चर बोलते हैं। इनका काफी यूज है इस चैप्टर में, हम एक एक करके समझेंगे, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब वेरिएबल्स में हमने कुछ और चीजें देखा था। पिछले चैप्टर में हमने देखा था पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है भाई? पॉलिनोमियल, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। पॉलिनोमियल में हमने पॉलिनोमियल को कई टाइप्स में पढ़ा था। पॉलिनोमियल में आपका था लीनियर पॉलिनोमियल। क्या था भाई आपका? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, और लीनियर पॉलिनोमियल को हम हिंदी में नाम देते हैं रैखिक बहुपद। क्या रीजन है इसको रैखिक बहुपद बोलने का, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हिंदी में से बोलते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कुछ इस तरीके से देखा था। जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया हमारे पास ax प्लस b, है ना, तो इसके लिए कंडीशन हुआ करता था कि आपका a जो है 0 नहीं होना चाहिए। क्या रीजन है ए ना 0 होने का, हम उस पर भी बात करेंगे, उसको भी बताएंगे। ए आपका 0 नहीं होता, होना चाहिए। ठीक है, अब इसको लीनियर क्यों बोला गया, रैखिक क्यों बोला गया? जो इसमें वेरिएबल, जो चर आपका ये चर है, इसमें जो चर यूज हुआ है एक्स, उसकी डिग्री कितनी है, उसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी घात जो है डिग्री को बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी घात कितना भैया? 1 है, और घात 1 होने के कारण ही हमको इसको नाम दे देते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, हमारा जो दूसरा पॉलिनोमियल था वो था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका नाम क्वाड्रेटिक कैसे पड़ा? क्या रीजन है कि इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। तो माय डियर स्टूडेंट, जो इसका स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस तरीके से होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अरे इक्वल यहां हमें लगाना ही नहीं है, रुक जाइए, थोड़ी देर बाद हम इक्वल का मतलब समझाते हैं। जैसे यहाँ स्टैंडर्ड इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मैं आपसे यहां भी वही बात बोलूंगा कि यहाँ a जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या रीजन है बताते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो स्टैंडर्ड है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसको क्यों बोला गया क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद? क्योंकि यहाँ जो हमारे पास वेरिएबल है
उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर अधिकतम घात 2 है और इसकी अधिकतम घात 2 होने के कारण हम इसको बोल देते हैं द्विघात बहुपद। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका जो डिग्री जो घात है कितना है, 2 है। तो ये तो कहानी हुई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा पॉलिनोमियल है वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल हम आपके कॉन्सेप्ट को अभी बिल्डअप कर रहे हैं, उसके बाद हम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं अच्छे तरीके से समझ पाएंगे चीजों को। तीसरा हो गया हमारा त्रिघात बहुपद। माय डियर स्टूडेंट, त्रिघात बहुपद बोलने का रीजन क्या है उस चीज को हम समझते हैं। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड व्यापक समीकरण होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस का d, और जहां a नॉट इक्वल टू 0, a आपका 0 नहीं होना चाहिए। और इसको त्रिघात बहुपद क्यों बोला गया, है ना, इसको त्रिघात बहुपद क्यों बोला गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्यों बोला गया, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो मैक्सिमम घात है वेरिएबल की, जो वेरिएबल की मैक्सिमम घात है, जो चर की मैक्सिमम घात है वो 3 है। कितनी है, 3 है। और इन मैक्सिमम घात 3 होने के कारण ही हम इसको बोल देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो एक एक करके समझते हैं। लीनियर क्यों बोला गया, क्योंकि x की मैक्सिमम घात 1 है, इसीलिए इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला गया, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट x की मैक्सिमम घात 2 है और x की मैक्सिमम घात 2 होने के कारण इसको बोल दिया गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। थर्ड की बात करें तो ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम घात कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हम बात समझते हैं। अब ये जो कहानी है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये a आपका 0 क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन समझते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ a जो है 0 हो गया तो x का टर्म ही गायब हो जाएगा, केवल b बचेगा और b आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर एक साथ दो वेरिएबल, तो जैसे a यहाँ जो है x आपको एज ए वेरिएबल यूज किया गया है, तो अगर x 0 हो गया, ये वाला टर्म 0, a अगर 0 हुआ तो ये टर्म 0 हो गया, तो आपके पास केवल b बचेगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ मान लीजिए अगर a 0 हो गया तो ax स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, तो बचेगा क्या, bx प्लस c, केवल ये bx प्लस c बचेगा। और अब ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना कहला के क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। तीसरा देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर यहाँ a जो है आपका 0 हो गया तो ये ax क्यूब वाला जो टर्म है वो तो गायब हो जाएगा, फिर आपके पास क्या बचेगा, bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी कि जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल था वो अब क्यूबिक पॉलिनोमियल ना रह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये तो कहानी थी आपके पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल कैसे इक्वेशन में कन्वर्ट होता है, पॉलिनोमियल कैसे समीकरण में चेंज हो जाता है, उस बात को समझते हैं। इस बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो बहुपद, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुपद, बहुपद का समीकरण तक का सफर जो है वो किस तरीके से है उस बात को देखते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पॉलिनोमियल, नहीं लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल linear polynomial became linear equation when b use equal sign in polynomial। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके पास बहुपद है जो पॉलिनोमियल में, उसमें केवल अगर हम इक्वल का साइन लगा दें, केवल बराबर का चिन्ह लगा दें, तो पॉलिनोमियल से बदल के आपका हो जाता है समीकरण, जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। समझते हैं इस बात को। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हो गया, उम्मीद करते हैं नोट कर लिए। देखते हैं अगले। हमने देखा था पॉलिनोमियल ax प्लस b, है ना। हमने ये सफर देखा कि पॉलिनोमियल का इक्वेशन तक पहुंचने का सफर क्या होता है। तो कुछ करना नहीं है, हमें केवल पॉलिनोमियल जो हमारे पास बहुपद दिया गया उसमें बराबर का चिन्ह लगा देंगे, और बराबर का चिन्ह यूज करते ही ये क्या बन जाता है, आपका इक्वेशन बन जाता है। क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं इक्वेशन के क्या क्या कंडीशंस होते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास लिखा गया है 4x
क्या लिखा गया भैया 4x। हमारे पास अगर लिखा गया है 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -20 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू -20 इक्वल के उधर जाएगा तो क्या होता है कि साइन इनका चेंज हो जाता है। ये जो इक्वल है अगर इधर का होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ का होता है राइट हैंड साइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में जा रहा है तो उसकी साइन जो होता है चेंज हो जाता है। तो -20 इधर आएगा तो प्लस का 20 बन जाएगा। तो यहाँ से x की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 20/4 और फाइनली जो है 4 5 या 20 तो x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 5। और क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू 5 आई है तो अगर हम 5x की वैल्यू 5 उठा के इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। देखते हैं, x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं तो 4x की जगह हम लिख दें 5 और माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो 4 5 या 20 होगा और 20 माइनस 20 क्या हो जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये कंडीशन होती है लीनियर इक्वेशन की, एक कंडीशन होती है इक्वेशन की कि जो इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है, ठीक है। इसको बोल देते हैं दायां पक्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया दायां पक्ष। क्या बोलते हैं, दायां पक्ष। और इसको हिंदी में बोल देते हैं बायां। ना रुको भैया, रुक जाओ। ये होता है आपका बायां पक्ष और ये हो जाता है आपका दायां पक्ष, ठीक है। ऐसे बोर्ड की तरफ हाथ करके खड़े हो जाइए, ये आपका दायां पक्ष हो गया, ये आपका बायां पक्ष हो गया। और समझते हैं, इसके नाम की बात करते हैं भैया। इसको नाम क्या देंगे समझ लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा गया है 4x माइनस 20 इक्वल टू 0, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखते हैं इसको लीनियर क्यों बोला गया है ना, जिसको हिंदी में रैखिक बोलते हैं, क्योंकि यहां x की मैक्सिमम पावर कितना है 1। x की मैक्सिमम पावर 1 होने के कारण इसको हमने बोल दिया कि ये कैसा है, लीनियर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रैखिक, ठीक है। अगला इक्वेशन को वर्ड यूज किया गया, क्योंकि इक्वेशन इसलिए क्योंकि बराबर का चिन्ह जैसे ही हमने लगाया और ये अब क्या हो गया इक्वेशन। वन वेरिएबल क्यों बोला गया, वेरिएबल मतलब चर हिंदी में होता है। वन वेरिएबल क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें x का टर्म केवल एक बार यूज हुआ है, ठीक है। अगर y यूज होता तो हम बोल देते कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल। अब और कुछ बातें समझते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास लिखा गया है x प्लस वाई इक्वल टू 16, ठीक है। यहां से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो x की वैल्यू निकालने के लिए y उधर ट्रांसफर कर देंगे और ये जो वैल्यू x की आएगी 16 माइनस 1। अब y की वैल्यू हमें पता ही नहीं है और जब तक y की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक हम x नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ हमें अननोन वैल्यू मतलब हम निकाल ही नहीं सकते। अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो y को इधर रखिए, बाकी चीज दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस x। अब यहाँ x की भी वैल्यू नहीं पता है, यहाँ x की भी वैल्यू नहीं पता है, तो इसका मतलब हम y भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हम डेफिनेट आंसर नहीं निकाल पा रहे। जैसे यहाँ इसकी बात करें तो ये था 4x माइनस 20, यहाँ केवल एक वेरिएबल है और ये एक इक्वेशन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे थे, x की वैल्यू निकाल पा रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है, एक चर है और एक समीकरण है तो वहां से हम x की डेफिनेट वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए हमारे पास, इसके नाम की बात करें, यहाँ पर हमारे पास 2 वेरिएबल है। कितने वेरिएबल है, 2। पहला है x और दूसरा है y। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 वेरिएबल रहे और एक इक्वेशन, 2 वेरिएबल यानी 2 चर रहे और एक समीकरण रहे, तब आप वहां से x और y की डेफिनेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। इसके नाम की अगर हम बात करें तो ये है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 16 है।
इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल। हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लेते हैं, ठीक है। लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि यहां जो हमारे पास चर हैं, जो वेरिएबल्स हैं जिनको हिंदी में चर बोलते हैं, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों इसको लीनियर बोला गया। ये क्वेश्चन क्यों बोला गया? क्योंकि हमने बराबर का चिन्ह लगाया है ना। टू वेरिएबल क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें देखो दो वेरिएबल हैं, एक x है दूसरा y। वेरिएबल को हिंदी में चर बोलते हैं। हिंदी में देख लेते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहां देखिए दो चर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें दो चर हैं x और y। रैखिक क्यों बोला गया? क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, और y की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, इसीलिए इसको रैखिक बोला गया। और समीकरण की कहानी हमें समझ में आ गई, क्योंकि हमने युगल का बराबर का चिन्ह यूज किया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहां तक हम पहुंच चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब अपने चैप्टर का नाम देखते हैं। चैप्टर का नाम हमारे था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और हमारा जो सफर है अभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तक हम पहुंच चुके हैं कि इसको जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों बोला गया, उस बात को हम समझ चुके हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इस पूरे चैप्टर का सार क्या है, इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया, तो देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है n1, n1 इक्वल टू दिया गया है 5 और n2 इक्वल टू दिया गया है 3। ठीक है, n1 प्लस n2 करते हैं अगर हम, n1 प्लस n2 कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना आ गया? 8, राइट। और अगर n1 माइनस n2 करते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2। अगर यही मेरे प्यारे बच्चों n1 को हम मान ले x, कितना मान ले? x मान ले, और n2 को मान ले y। रख दीजिए, n1 की जगह हम x लिख देते हैं और n2 की जगह y लिख देते हैं, तो हो गया x प्लस y इक्वल टू 8, है ना। और दूसरा हो गया x माइनस y इक्वल टू 2। तो इनके नाम की बात करते हैं, इनका नामकरण करते हैं। देखिए ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, क्या हो गया? ये आपका हो गया पहला इक्वेशन, और ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। तो चूंकि ये जोड़े में है, बोलिए ये जोड़े में है ना, ये जोड़े में है। ओहो, राइटिंग खराब हो जा रही है क्या? चूंकि ये जोड़े में है, तो जोड़े में होने के कारण इनको हम नाम दे देते हैं पेयर। क्या नाम दे देते हैं? पेयर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल। अब इनके नाम को हम धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं कि ये नाम ऐसा क्यों रखा गया। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ी? अगर हमारे पास दो चर हैं, कितने चर हैं? दो चर हैं। अगर हमारे पास दो चर हैं तो दो समीकरण की भी जरूरत होती है, तभी हम x और y की वैल्यू निकाल पाते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में हमने देखा, हमारे पास सिर्फ ये एक इक्वेशन था और इसमें एक चर था, एक समीकरण था, एक चर था, एक इक्वेशन था, एक वेरिएबल था, तो हम आराम से x की डेफिनेट वैल्यू निकाल पा रहे थे। यही इसमें अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास दो चर हैं, और दो चर की वैल्यू निकालने के लिए जो यहाँ x y दिए गए हैं, हमें जरूरी है कि हमारे पास दो इक्वेशन भी होने चाहिए, तभी हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल पाते हैं। तो इसीलिए यहाँ जोड़े की जरूरत पड़ी, तो इसको हमने नाम दिया पेयर, क्योंकि ये देखिए पहला हुआ, ये दूसरा। लीनियर क्यों बोला गया? क्योंकि देखिए x की मैक्सिमम पावर 1 है, यहाँ y की मैक्सिमम पावर 1 है, और यहाँ भी x की मैक्सिमम पावर 1 है, y की मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए इसको बोला गया लीनियर। इक्वेशन की क्या कहानी है? अगर हम इक्वल का साइन, बराबर का चिन्ह यूज कर लेते हैं तो ये इक्वेशन कहलाता है। और माय डियर स्टूडेंट, टू वेरिएबल का मतलब तो आप समझ चुके होंगे। टू वेरिएबल इसलिए बोला गया क्योंकि दो चर यहाँ यूज हुए हैं, एक x और दूसरा y। तो ये कहानी है पूरे चैप्टर की, ये चैप्टर की कहानी है कि इस चैप्टर का नाम रखा गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्यों रखा गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ और बातें सीखते हैं।
अगली स्लाइड पे। हिंदी में बोल देते हैं भैया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इंग्लिश से ही इसका मेन जो है मतलब निकल के समझ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे हमारे पास लिखा गया है 5x माइनस का 20 इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें, चूंकि हमारे पास इक्वेशन एक है और वेरिएबल भी एक है, समीकरण एक है और चर भी एक है, तो आराम से हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो 20 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो +20 हो जाएगा और x इक्वल टू 20 अपान क्या हो गया 5। तो आराम से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल पा रहे हैं जो कि कितना है 4 है। ठीक है, ऐसा संभव इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पास एक समीकरण था और एक ही चर था, एक इक्वेशन था और एक ही वेरिएबल था, तो हम आराम से x की वैल्यू निकाल पाए। और देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपके पास अगर दिया हो 4x माइनस का 5 इक्वल टू माइनस x और प्लस का 15। ठीक है, यहां भी हमारे पास आपको दिख रहा है एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं और जो कांस्टेंट है उसको राइट हैंड साइड में। नहीं, बाएं पक्ष में चाहे आप वेरिएबल चर को रख लीजिए और दाएं पक्ष में अचर को रख लीजिए। तो हम क्या करते हैं, x को इधर बुलाते हैं। हमने बताया कि इक्वल की दूसरी तरफ जब भी x जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब साइन चेंज होगा तो 4x पहले से लिखा था, ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x बन जाएगा। ठीक है, और 15 उधर पहले से था, कोई चेंज नहीं होगा, -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 20, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 अपान 5। तो 5 4 जा 20, तो x इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहां हमारे पास ये आपका वेरिएबल था और ये आपका कांस्टेंट था, है ना। क्या था, कांस्टेंट। इसको अपन नाम देते हैं चर और इसको अपन नाम देते हैं अचर। तो जब आपके पास एक इक्वेशन दिया रहे और एक ही वेरिएबल रहे, तो जो चर है उसको आप चाहे दाएं पक्ष में ले लीजिए और अचर को बाएं पक्ष में ले लीजिए, जो आपका मन करे, तो वहां से आराम से आप वैल्यू निकाल पाते हैं। लेकिन जो एक कहानी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण, चलिए देखते हैं। अभी एक दिन थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल देखा था, उसी को समझते हैं। हमारे पास था, गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो ये इस चैप्टर में हम जो है x और y की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे। उन्हीं मेथड्स को इन चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। एक मेथड है आपका सब्स्टिट्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। दूसरा मेथड है आपका एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि। तीसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं वज्र गुणन विधि। और चौथा होता है बाई ग्राफिकली यानी ग्राफ विधि से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो 4 मेथड हम एक एक करके इस चैप्टर में सीखेंगे। बड़े ही मजेदार मेथड है, आपको हम उम्मीद दिलाते हैं कि हर मेथड एकदम शानदार लगेगा, शानदार तरीके से हम सिखाएंगे। और क्लास प्रोडक्ट में जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई x का फार्मूला क्या होता है, y का फार्मूला क्या होता है, चुटकियों में आपको याद हो जाएगा, उसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो बाई सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हम x और y की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से, हिंदी में लिखते हैं। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कोई जाए कहां। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। ठीक है, इसमें करना क्या है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लेंगे। किसको लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। हम इक्वेशन नंबर 1 को ले लिए, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया 5। यहां से x की वैल्यू निकाल लो। x की वैल्यू कैसे निकलेगा, y को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस का y। x की वैल्यू यहां से आप निकाल लिए। पहला स्टेप, आपके पास 2 इक्वेशन दिए रहेंगे,
प्रतिस्थापन विधि में करना क्या है, x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से निकाल लो, और x की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 1 से निकाल लिया तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस वाई आ गया। अब जब 5 माइनस वाई आ गया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर और जब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए क्या कहानी घटती है। ठीक है, तो समीकरण 2 है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 2। x की जगह हम मान रखने वाले हैं, रख दीजिए। चेंज कर लेते हैं, पेन कौन सा ले लें, ये ले लें, नहीं ये तो ऑलरेडी यूज हुआ, ये तो यूज कर रहे हैं, ये ले लेते। ठीक है, तो x की जगह हम लिख देते हैं 5 माइनस वाई, और ये ऑलरेडी है माइनस का y इक्वल टू 2। तो ये 5 माइनस वाई और माइनस हाफ वाई इक्वल टू हो गया 2। तो 1 माइनस वाई कितना हो जाएगा, माइनस का 2y। 5 माइनस का 2y इक्वल टू हो गया 2। ठीक है, -2 उधर भेज दीजिए, +2 इधर, तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 5 इधर को रहने दीजिए, +2 इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, और -2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। 5 - 2 3 आएगा, और यहाँ से जो है 2y, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 को बटे में भेज दीजिए, तो y की वैल्यू आ गई 3/2। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करना है, y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू आप इक्वेशन में फर्स्ट सेकंड जिसमें मन करे पुट कर दीजिए, x निकल आएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट में रखने पर हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। समझ में आया भाई? तो रख देते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में। y हमने निकाल रखा 3/2, तो ये हो गया x प्लस 3/2 इक्वल टू 5। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 3/2 उधर आएगा तो -3/2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू, इसका एलसीएम लोगे 2 आएगा, तो 5 2 जा 10 और माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7/2। ठीक है, तो y की वैल्यू आपका आया 3/2 और x की वैल्यू आया 7/2। तो यही तरीका होता है इस चैप्टर को समझने का। यहाँ अलग अलग आपको मेथड्स हैं जिसकी मदद से x और y निकालेंगे। उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट आपको हर चीज़ एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगली क्लास में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। हम मिलते हैं आपको कल की क्लास में। थैंक यू।